हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग समझने से पहले कुछ चीजें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो वहां पर जो भी दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, मतलब उनको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, कि लीनियर इनइक्वालिटीज को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ लगेगा। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आप सीख चुके क्लास 11th में। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, आप पहले ये समझें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 12 में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। इससे पहले हम समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इसको देखें। A furniture dealer deals in only tables and chairs। तो फर्नीचर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर जो फर्नीचर डीलर है वो सिर्फ दो ही आइटम्स जो हैं उनमें डील करता है, या तो टेबल और चेयर। टेबल चेयर ही वो परचेज करता है, टेबल चेयर ही वो बेचता है। ठीक है, इसके बाद he has 50,000 rupees to invest and has storage space of at most 60 pieces। तो यहां पर इसके पास बाउंडेशन है कि अगर, ठीक है, वो कोई भी चीज परचेज करना चाह रहे हैं, टेबल और चेयर अगर परचेज करना चाह रहा है तो उसके पास बाउंडेशन है कि उसके पास 50,000 रुपीज है एटमोस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, उससे कम हो जाएगा तो चलेगा। तो 50,000 रुपीज है उसके पास। और अब सीधी सी बात है कि भाई अगर टेबल चेयर परचेज करना बेचने का काम है तो स्टोरेज भी तो होनी चाहिए जहां पे इन सब चीजों को रख सकें। तो जो स्टोरेज स्पेस है वो है 60 पीसेस का, यानी कि टेबल चेयर जो भी वो परचेज करता है सिर्फ और सिर्फ 60 पीस वो अपने स्टोरेज में रख सकता है। ठीक है, अब चाहे वो पूरी की पूरी टेबल ले ले, पूरी की पूरी चेयर ले ले, या कुछ टेबल कुछ चेयर लेके उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ 60 पीस वो रख सकता है। ये इसके पास बाउंडेशन है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है अ टेबल कॉस्ट रुपीज 2,500 2,500 एंड अ चेयर कॉस्ट रुपीज 500। टेबल आ रही है 2,500 रुपीज की और जो चेयर है वो आ रही है 500 रुपीज की। ही एस्टिमेट्स दैट द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज एंड फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75। तो उसने एक अंदाजा लगाया कि अगर वो एक टेबल बेचता है तो उस एक टेबल पे उसको कितना प्रॉफिट होता है, 250 रुपीज का। ठीक है, अगर एक टेबल वो बेचता है तो उस पर 250 रुपीज का उसके पास प्रॉफिट है, और अगर एक चेयर बेचता है तो एक चेयर पे 75 रुपीज का उसको प्रॉफिट मिलता है। अब वो क्या चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब वो ये चाह रहा है कि अगर पूरे के पूरे जो 60 आइटम है, क्योंकि सीधी सी बात है स्टोरेज 60 आइटम का है, तो 60 आइटम वो खरीद सकता है, चाहे टेबल चाहे चेयर या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वो कितनी टेबल और कितनी चेयर परचेज करे जिससे कि जब उनको वो बेचे सारे के सारे पूरे के पूरे जब उसके बिक जाएं, ठीक है, पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो जाएं, तो वो जो भी प्रॉफिट रहे वो सबसे ज्यादा रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल सके। तो अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी जो भी डीलर्स होते होंगे, अकेले फर्नीचर के ही नहीं दूसरे भी जो बिजनेसेस होते हैं उनमें भी अगर खरीदने बेचने का जो भी अगर कुछ भी सामान है खरीदना और बेचना है तो ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो अगर देखा जाए तो रियल लाइफ प्रॉब्लम ही है ये सारी की सारी। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इनको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इन्हीं में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहां पर ये जो एग्जांपल है ये है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, तो यहाँ ये जो चैप्टर है ये क्या है हमारा, लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। अब बताती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे।
समझ में आ गई बात। तो अब आप सोचेंगे कि हाँ भाई इसको ठीक है सॉल्व करना है, बट कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना होता है। सबसे पहले इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया तरीका कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछ लेता कि भाई अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो हमको प्रॉफिट कैसे मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर हम दिमाग लगाते हैं कि भाई देख लेते हैं कि अगर टेबल की बात करें तो टेबल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखो टेबल में 250 का प्रॉफिट हो रहा है, चेयर में 75 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई टेबल ही ले लो सारी की सारी, है कि नहीं? सारी की सारी टेबल ले लो, टेबल पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, टेबल बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर हम बिना इसको फॉर्मुलेट करे इसको करने की सोचते हैं तब क्या कंडीशन बन सकती है वो बता रही हूं मैं। कि अगर आपको दिख रहा है कि 250 रुपीज एक टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर पूरी की पूरी टेबल खरीद लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, यही सोचेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज तो आपके पास कितने मतलब जो डीलर है उसके पास कितने रुपीज है? 50,000। अब 50,000 में टेबल आएंगे कितनी पहले ये तो देखना होगा, ठीक है। और स्टोरेज है भी कि नहीं। तो 50,000 टोटल रुपीज है। एक टेबल आ रही है आपकी 2500 की, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 टेबल। तो जितने पैसे उसके पास हैं उसमें तो सिर्फ 20 टेबल आ सकती हैं। आपने बोला चलो ठीक है 20 टेबल है, ठीक है। स्टोरेज तो 60 का है अपने पास, तो 20 तो उसमें आ ही जाएंगी, ठीक है। तो अगर 20 टेबल की बात करें, अगर मान लीजिए हमने टेबल ही टेबल खरीद ली, तो 20 टेबल में प्रॉफिट कितने होगा? तो एक टेबल पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 टेबल पे कितने का प्रॉफिट होगा? 5,000 रुपीज का। तो आपने बोला कि अगर पूरी की पूरी हम 20 टेबल खरीद लेते हैं, क्योंकि 20 टेबल जो है वो पूरे के पूरे पैसे जितने भी इसके पास हैं उतने में आ जाएंगे। तो 50,000 रुपीज पूरे खर्च हो जाएंगे 20 टेबल में। चेयर खरीदने के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पैसे उसके पास उतने ही हैं, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। किस कंडीशन में? जब पूरी की पूरी हम टेबल ही टेबल खरीद लें। फिर आपके दिमाग में आया कि यार इतने पैसे में सिर्फ 20 ही टेबल आ रही है, स्टोरेज अपने पास 60 का है, तो पूरी की पूरी चेयर ही खरीद लेते हैं, ठीक है। चेयर खरीद लेते हैं क्योंकि हमारा स्टोरेज तो बच रहा है, 40 पीस का स्टोरेज बच रहा है। तो हमने सोचा ठीक है, तो 50,000 रुपीज अपने पास हैं। चेयर कितनी आएंगी इतने पैसे में? तो एक चेयर का कॉस्ट कितना है? 500। तो 500 से अपन इसमें डिवाइड करेंगे, अपने को नंबर ऑफ चेयर पता चल जाएंगे कि इतने पैसे में कितनी चेयर आएंगी। तो ये कैंसिल, और मतलब 100 चेयर आ जाएंगी। तो 100 चेयर आ तो जाएंगी, लेकिन स्टोरेज की जो स्पेस है वो तो हमारे पास 60 की है। तो आपने बोला चलो 60 की 60 पूरी की पूरी अपन चेयर ही ले लेते हैं। तो इसमें से अपन ने क्या किया? 60 चेयर ले ली अपन ने, ठीक है। तो 60 चेयर अपन ले रहे हैं क्योंकि स्टोरेज अपने पास उतनी की है। अब एक चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75। तो 75 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4,500 रुपीज। यानी कि अगर पूरी की पूरी आप चेयर खरीद ली थी, क्योंकि स्टोरेज 60 का है, वैसे जितने पैसे हमारे पास हैं उतने पूरे के पूरे जो 50,000 है उनमें 100 चेयर आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ 60 आइटम की है, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी चेयर खरीदी? 60। अब इसमें तो इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो आपने बोला कि नहीं यार पूरी की पूरी चेयर खरीदने से तो टेबल से भी कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलो अपन कॉम्बिनेशन उठाते हैं। तो हमने सोचा कि जब 50,000 रुपीज में 20 टेबल आ रही हैं तो अपन 10 टेबल उठा लेते हैं। तो आधे पैसे में तो अपनी 10 टेबल आ जाएंगी, और बाकी आधे पैसे में अपन क्या करते हैं? बाकी की जो चेयर है वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा मतलब कि आप कैलकुलेट करेंगे तो बाकी के जो पैसे हैं उनमें अपने पास कितनी 50 चेयर आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 10 टेबल आएंगी 25 की, और 50 इंटू 5 2500, हाँ। तो 2500 में 10 टेबल आ जाएंगी और 2500 में 50 चेयर आ जाएंगी, यानी टोटल 50 + 10 60 आइटम हो गए। 50,000 पूरे इन्वेस्ट हो गए अपने। तो अपन ने क्या करा? 10 टेबल खरीद ली, और अपन ने क्या खरीदा? 50 चेयर खरीद ली। तो अब अपन प्रॉफिट मिला के देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 10 टेबल यानी कि 10 इंटू एक टेबल पे कितना प्रॉफिट है अपने पास? 250 रुपीज का, प्लस 50 चेयर है, एक चेयर पे कितना प्रॉफिट है? 75 रुपीज का। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 6,250 रुपीज। तो आप देखेंगे कि 10 टेबल यानी टेबल और चेयर का कॉम्बिनेशन जब आप ले रहे हैं तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब हो सकता है ऐसा और कोई कॉम्बिनेशन भी हो जिससे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सके, लेकिन भाई इस तरह आप करेंगे तो ये कोई एक्चुअल सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजे से तो कोई चीज चलती नहीं है कि नहीं बात। तो
ये जो तरीका है, इस तरीके से हम और कई सारे कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बनाएंगे हम। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल की बात हो रही है कि कितनी नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर खरीदें, तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि हमने 10 टेबल खरीदी, 50 चेयर खरीदी, यहाँ पर हमने पूरी की पूरी 20 टेबल खरीद ली, यहाँ पे पूरे पूरे 60 चेयर खरीद ली। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कितनी टेबल कितनी चेयर। उससे बेटर ये है कि हम क्या करें, सबसे पहले इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट करके इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने की मेथड कई सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड, तो हम ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो हमने क्या समझ लिया कि सबसे पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है। अब अंदाजे से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से और भी कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से कई सारे बन सकते हैं। इसीलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 है उसमें आपको इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, और फिर उसको सबसे पहले तो आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, फिर सॉल्व करना है। 12.1 में मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किस तरीके से करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम करेंगे इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट। सो अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कि अगर इस तरह की कोई हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है तो उसको मैथमेटिकली सबसे पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय, यानी नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर अगर हमको पता चल जाती है, सीधी सी बात है, अभी हमने समझा कि अगर नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर हमको पता चल जाती है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस कंडीशन में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ टेबल x, नंबर ऑफ चेयर y। ठीक, पहली चीज हो गई। और हमको ये चीज पता है कि नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सीधी सी बात है भाई कि हम ये तो बोलेंगे नहीं कि -1 टेबल खरीदी हमने या -2 चेयर खरीदी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, देखो जीरो हो सकता है, जैसे हमने पहली कंडीशन ली थी जिसमें हमने पूरी की पूरी 20 टेबल खरीदी थी, चेयर खरीदी नहीं थी, मतलब 0 चेयर थी वहां पर। ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे ये, है ना। तो 0 से बड़े हो सकते हैं, 0 के इक्वल हो सकते हैं, बट 0 से कम नहीं, यानी नेगेटिव नहीं हो सकते ये दोनों चीज़, है ना। नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर नेगेटिव नहीं होंगे, पहली चीज़। तो खैर हम उसको आगे समझेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने ये सपोज कर ली। अब यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे, ठीक है, हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि इस कंडीशन के हिसाब से रहेगा हमारा, और उसी को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको ऐसा एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो हमने एक ऐसा फंक्शन सपोज किया, लेट z बी अ फंक्शन, ये z जो है ये कैपिटल Z है ना, क्लियर। तो लेट z बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, जो कि क्या रहेगा, कैपिटल Z इक्वल टू, जो कि शो करेगा हमारे प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट को। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ टेबल हमारे पास है x, और एक टेबल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 250। ठीक है, तो प्रॉफिट का नंबर ऑफ टेबल में मल्टीप्लाई कर दें, है ना। नंबर ऑफ टेबल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक टेबल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 250 का। तो जितनी भी आपकी टेबल रहेंगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन प्रॉफिट में, तो हमको 250x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया 250x, है ना। मतलब टोटल जितनी भी आपकी टेबल खरीदने में जितना प्रॉफिट हुआ है वो हमने लिखा। अब चेयर की बात करें तो चेयर को हमने सपोज किया है y, और एक चेयर में हमको प्रॉफिट हो रहा है 75, तो ये प्रॉफिट मिल जाएगा हमको जो कि हमको चेयर से हो रहा है। तो ये हो जाएगा 75y, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें 250x प्लस 75y, तो आपको यहाँ पर अगर x और y की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं तो जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि देखो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन आपका वही सेम रहेगा, लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जो पूछा जाए वो आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है उसकी बात हो रही है, तो हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250x प्लस 75y, है ना। अगर x और y की वैल्यू सही वैल्यू हमको पता चल जाती है जिसमें
हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये शो कर रहा है आपके प्रॉफिट को। ठीक है, और इसको हमने ले लिया z फंक्शन। ठीक है, और इसको हमको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज, और इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये लीनियर है तो इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये z क्या है हमारा, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज तो हमने वो फंक्शन ले लिया जिसको मैक्सिमाइज करके हमको इस कंडीशन की मैक्सिमम प्रॉफिट पता चल जाएगा, और अगर इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमको इसका मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ये चीज मैं हटा देती हूँ। अब अगली जो चीज आती है वो आती है कि यहाँ पर हमको जो अवेलेबल अमाउंट है वो है 50,000। 50,000 से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास है 50,000। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, कंस्ट्रेंट, ओवरराइडिंग कंडीशन या फिर कंस्ट्रेंट, जो भी आप बोलना चाहें वो। मतलब कि ये फिक्स है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं, यानी ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसके पास, जो भी डीलर है उसके पास जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वो क्या है 60 पीस का, सिर्फ 60 पीस ही वो रख सकता है। टेबल ले ले, चेयर ले ले, या फिर अकेली टेबल या अकेली चेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टेबल प्लस चेयर मिला के टोटल जो भी उसके पास स्टोरेज है वो है 60 पीस का। तो इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है बट हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, पहली चीज 50,000 रुपीज ही है, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज स्टोरेज स्पेस है 60 पीस का, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब इन कंडीशन में ही आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, उसके पास कितने टोटल पैसे हैं, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसको ध्यान से समझें। पहली चीज तो कि उस वो टेबल कितने की आ रही है अपनी, 2500 की, तो 2500 रुपीज की एक टेबल है। अगर एक्स टेबल आप खरीदते हैं तो 2500 एक्स रुपीज में आपकी टेबल आ जाएगी। प्लस एक चेयर है 500 रुपीज की, तो अगर वाई टेबल आप 500 रुपीज में मतलब वाई टेबल खरीदते हैं तो 500 वाई में आपकी वाई टेबल वाई चेयर आ जाएंगी। अब ये पूरा टोटल पैसा है एक्स चेयर और वाई टेबल खरीदने के लिए, जो कि हमेशा लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है 50,000 रुपीज के। ठीक है, 50,000 रुपीज या उससे कम ये यूज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कंस्ट्रेंट है। अब आप चाहें तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अगर इसमें आप 500 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 5 25, 5 1 5, यानी y इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, सभी जगह 500 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोली जा रही है, ही हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस, यानी कि नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर इज लेस देन एंड इक्वल टू 60 पीस से ज्यादा नहीं रख सकता वो अपने स्टोरेज में, इससे कम रख सकता है या फिर इसके इक्वल रख सकता है। तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया। तीसरी चीज क्या है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हो गए सारे के सारे कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, सिंप्लीफाई करके हमने इसको ये लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 कंस्ट्रेंट हैं हमारे पास, जिन कंस्ट्रेंट में, जिन रुकावटों के साथ, जिन लिमिटेशंस के साथ हमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई आपको क्लियरली? ठीक है, कि किस तरीके से सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि सीधी सी बात है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, जहाँ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉफिट लॉस या जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है, तो ये हो गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमको इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका करना होता है। किस तरीके से करना है आप समझ चुके हैं कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसके आगे हम ये सीखेंगे
कि अगर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसको हमको सॉल्व करना है और हमको x और y की वो वैल्यू बताना है, क्योंकि यहां पर एक चीज का आप ध्यान दें कि इसको सॉल्व करने के बाद ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो भी रीजन आएगा उसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। उसको हम क्या कहते हैं? फीजिबल रीजन, जिससे हमको वो x और y की वैल्यू पता चलेंगी जिन पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगी, तब आपको ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और एक चीज और, यहाँ पर x और y जो है ये हैं आपके डिसीजन वेरिएबल। x और y क्या है? x एंड y आर डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इन्हीं पर आपकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। x और y की ही वैल्यू वो रहेंगी जिन पर आपका ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीदने पे इस डीलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। समझ में आ गई बात? इतनी की फॉर्मुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डायरेक्ट, और उससे हम समझेंगे, क्योंकि इसके आगे एक कंडीशन और बची है जिसको हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, वहां पर हमको डायरेक्ट इस तरीके का एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन, और वहां पर हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोला गया, तो वो हम आप सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दी हो तो आप किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और है, थ्योरेटिकली मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ठीक है, और समझाऊंगी उसको एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अपन सब करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1, तो आपको समझ में आ गया कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे हमको ये देखना है। तो आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम सारी जो चीजें थोड़ी बहुत रह गई हैं वो क्लियर करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, इसके बाद एक एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे वो कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, तभी जाके इस चैप्टर की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, तो चैप्टर 12 की सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमको दिया है मैक्सिमाइज दिस, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको पता करनी है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हमको दिए हैं, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको 1 2 3 4 हमने दे दिया। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। अब फीजिबल रीजन होता क्या है? तो सीधी सी बात है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं उनका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं ग्राफिकली। हम क्या करते थे, जितनी भी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी होती थी उनको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते थे, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करते थे, और जितनी भी इनइक्वालिटी होती थी जिनका कॉमन रीजन हमको मिलता था वो उन सभी का हो जाता था सॉल्यूशन। बस वही सेम चीज हमको यहाँ पर करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था। चलिए, तो इसको सबसे पहले अपन ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, कौन से सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2 3 और 4, इन सभी से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन सभी का हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। मतलब इन तीनों जो हमारी इनइक्वालिटी, इनका सॉल्यूशन है ना, इनइक्वालिटीज 2 3 एंड 4, और 4 में आपकी ये दो इनइक्वालिटी आ रही हैं छोटी छोटी, इसलिए हमने एक साथ ले लिया। चलिए इनको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज तो ये इनको ड्रॉ कर लीजिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमने पढ़ा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, तो ये होती है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, जिसमें इक्वल भी होता है ग्रेटर या लेस देन के साथ, है ना। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर इनको ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू 0 ड्रॉ करेंगे और x इक्वल टू 0 हम ड्रॉ करेंगे।
ठीक, समझ में आ गई बात। और जो लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ग्रेटर के साथ इक्वल भी है, यहाँ पर भी ग्रेटर के साथ इक्वल है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 क्लास 11th में। ठीक है, चलिए तो अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ये तो x एक्सेस और y एक्सेस ही है आपके। ठीक है, चलिए तो जो उसके पीछे पूरी कहानी हम लिखते हैं ना, हम वो पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको कैलकुलेशन लगती है वो आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बन रहा है अपना x इक्वल टू 0, जो हमारा y एक्सेस होता है वहां पर आपका x होता है 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका x इक्वल टू 0। ठीक, और ये बन गया आपका y इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये इन दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि भाई x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू रहेगी वो या तो 0 के इक्वल रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी। मतलब x की जो भी वैल्यूज रहेंगी वो इस तरफ रहेंगी, ऐसे। समझ में आ गई बात। अब y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 की बात करें तो y की जो वैल्यू रहेंगी वो 0, ये 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं होंगी कहीं पर भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो प्लेन है आपका नेगेटिव वाला प्लेन, और यहाँ पर भी नेगेटिव वाला प्लेन, यहाँ अपने को नहीं जाना, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। ये अपना जो प्लेन होता है ना, ये वाला एक्स वाई प्लेन, ये होता है अपना पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यहाँ पर वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो भी काम होगा भाई वो इतने इतने अपने एरिया में काम होगा, इससे इधर नहीं जाना है हमको, इससे इधर नहीं जाएगा हमारा सॉल्यूशन। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब बाकी की जो चीज डिपेंड कर रही है ना, वो इस पर और इस पर कर रही है। इसको ड्रॉ करेंगे तो मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देती हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूंगी, अगर आपको लगे तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक या दो पॉइंट हमको फाइंड करने होंगे जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकें। तो इस इनइक्वालिटी 2 की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 2 बना देती हूँ। ये क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो इक्वल वाली चीज हम ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, अब x की प्लेस पर कोई वैल्यू रख के y की वैल्यू मिल जाएगी, 2 पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। तो x की प्लेस पर हम ले रहे हैं 20। अगर x की प्लेस पर आप 20 लेते हैं तो ये जो 20 है इस तरफ जाएगा, माइनस का जाएगा, 50 में से 20 माइनस होगा 30 आ जाएगा, मतलब y आ गया 30। अब अगर x की जगह पे आप 30 रख देते हो तो यहाँ 30 उस तरफ जाएगा, माइनस का, 50 माइनस 30 20, y आ गया 20। 2 पॉइंट आ गए अपने पास, 20 30 30 20। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और आपको ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। मैं इस तरीके से करें तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए आपका ग्राफ। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब अपन ये जो x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल है, मतलब लाइन अपनी सीधी ड्रॉ होगी। अगर सिर्फ लेस देन अकेला होता है या ग्रेटर देन तो डॉटेड होती है। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। चलिए तो 20 30 यानी x20 y30, x20 y30, ये मिल गया पॉइंट, x20 y30। इसके बाद x30 y20, x30 y20, ये दोनों पॉइंट मिल गए, बस इनको अपने को ज्वाइन करना है, इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब सॉल्यूशन इसका इस तरफ है कि इस तरफ, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब थोड़ा हो सकता है आड़ा टेढ़ा बन गया हो, ठीक है, देख लेना है ना, ग्राफ पे बनाओगे तो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब हमको ये देखना है क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन या तो इस तरफ रहेगा आपका या इस तरफ रहेगा। इसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन, इसको कहते हैं हम लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, अब ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है आपका 0 0, ओरिजिन 0 0, लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है। तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, यही है। सबसे पहले इसी के लिए देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लोअर हाफ प्लेन से हमने एक पॉइंट उठाया, इस पॉइंट को इसमें रख के देखेंगे, सेटिस्फाई करता है मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। अगर इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि लोअर हाफ प्लेन से ही तो हम पॉइंट ले रहे हैं। तो लोअर हाफ प्लेन का कोई पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो हमने ये जो उठाया 0 0 और यहाँ पर रख के देखा, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो क्या 0 इज लेस देन 50 है, इक्वल नहीं बट 0 छोटा तो है 50 से, क्योंकि यहाँ पर क्या है लेस देन भी है ना। तो हाँ भाई
मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन है, ये हमारी ये जो लाइन है, इसके नीचे का सॉल्यूशन इसका है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। किसकी बात हो रही? इस वाली लाइन की बात हो रही है, इसका सॉल्यूशन। इस तरफ तो अपन जा नहीं सकते, पहले ही अपने पास लिमिटेशन आ गई कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो कैसे बनाऊं ताकि बाद में हटा सकूं मैं इसको, इसलिए इस तरीके से बना रही। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये आ गया। ठीक, अब अभी अपनी ये वाली इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन अपने को मिल गया। अब इसका और देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो कहानी है ये हटा देते हैं अपन। अब अपन आते हैं कौन सी वाली पे, इनइक्वालिटी पे, ये थर्ड वाली पे, है ना। थर्ड वाली क्या है अपनी? 3x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। तो x की जगह पे अपन रखते हैं 20। ठीक है, x की जगह पे अपन ने रखा 20, यहाँ पर ये इक्वल वाली चीज ले लेते हैं सिर्फ अपन, है ना। तो यहाँ 20 रखा तो 3 2 6 यानी कि 60, 60 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? y 30। x आप रख लो 30। ठीक है, x रखा आपने 30, 30 इंटू 3 90, 90 उस तरफ गया, 90 माइनस 90 0, यानी y कितना आ गया? 0। ये 2 पॉइंट मिल गए, ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी, 20 30 30 0। तो x 20 y 30, तो यही वाला पॉइंट मिल गया कॉमन, 20 30 है ना। और x 30 y 0, तो x अपना 30 y 0 मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करके अपनी लाइन बन जाएगी। चलिए बना लेते हैं। तो ये अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया, हालांकि ये और आगे इधर जाएगा, ये वाली लाइन और आगे इधर जाएगी, हमने बनाया नहीं है। अब हमको ये देखना है कि ये जो अपनी दूसरी वाली इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन कहाँ है, क्योंकि ये तो लाइन बनी है। अब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन या तो इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, कहाँ रहेगा ये कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो अपन अपनी इनइक्वालिटी उठाते हैं। इनइक्वालिटी है 3x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। ठीक है, ये दूसरी वाली जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये देखना है इसका सॉल्यूशन कहाँ है, अपर हाफ प्लेन में कि लोअर हाफ प्लेन में। तो ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, आपकी चॉइस है, आप अपर हाफ प्लेन से कोई पॉइंट ले लो या लोअर हाफ से, लेकिन सिंपल तरीका यही रहता है जनरली कि हम क्या करते हैं, 0 0 कहाँ पर है? इसके लोअर हाफ प्लेन में, इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है 0, तो 0 0 हमने यहाँ रख के देखा। अगर लोअर हाफ प्लेन के पॉइंट को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है, मतलब लोअर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है। नहीं करती है, मतलब अपर हाफ में। तो यहाँ पर x और y की जगह पे 0 0 रख के देख लेते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 90, तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। तो क्या 90 से 0 छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इधर है। ठीक है, तो चलो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो अब इस लाइन के इस तरफ, ठीक है, और अपने को इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना। तो अब आप देखें, हमने हमारी जो तीनों इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इसमें 2 इनइक्वालिटी आ रही हैं, जो कि ये पूरा और ये पूरा। इसको अपन ने अलग से शो नहीं करा क्योंकि अपने को पता है कि पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन है ना। तो इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद हमको और कॉमन एरिया मिला। जो कॉमन एरिया मिल रहा है ना, वही हमारा इन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फीजिबल रीजन। और वहीं से हमको मिलता है फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि कॉमन एरिया कौन सा है। तो ये पूरा अपना x इज ग्रेटर देन 0, ये पूरा y इज ग्रेटर देन 0, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, ये जो अपनी फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ग्रीन से मैंने इसको शो करा है। और जो थर्ड वाली इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन रेड से मैंने सॉल्व किया। तो अब आप देखें, जहां पर रेड और ग्रीन मिक्स हो रहा है, वो है अपना फिजिबल रीजन, जहां से हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप देखें, ये जो इतना एरिया है, यहाँ ये पॉइंट इधर से इधर, ठीक है, इतना जो एरिया है ये है आपका फिजिबल रीजन। क्योंकि यहाँ देखें, आपका ग्रीन कलर से भी आपको दिख रहा होगा, अब पता नहीं ग्रीन दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो एरिया है ये आपका है फिजिबल रीजन, जहां पर आपकी जो पूरी की पूरी जितनी इनइक्वालिटी है 2 3 4 सभी का कॉमन सॉल्यूशन इस एरिया में मिल रहा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये सारी की सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, पहली चीज। तो फिजिबल रीजन हमने फाइंड कर लिया, इसको हम नाम देते, देखो ये तो O है, ये हो जाएगा A, ये अपना है 30 0 पॉइंट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका A, ये पॉइंट हो जाएगा आपका B, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। तो ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, अब आगे बात आती है, आप बोलेंगे कि यहाँ तो इतने सारे पॉइंट्स रहेंगे, तो हमको कौन सा पॉइंट लेना होगा जो कि हमारा ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज शो करेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये जो है सारी चीजें फालतू की इनको हटा देती हूँ। तो अपना फिजिबल रीजन अपने को मिल गया
OABC, ये हो गया अपना फीजिबल रीजन। तो यहाँ पर लिख देंगे ठीक है, अपन ने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया OABC। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एरिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ तो हमको भाई ये पता करना है कि x और y की कौन सी वैल्यू रहेगी जिससे हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आती है, मतलब कंडीशन नहीं, थ्योरम नंबर 1 और 2 का काम आएगा पूरा का पूरा। तो अभी थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 की बात करें तो वहां पर ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तब हमको क्या करना होता है कि जो भी हमारा फीजिबल रीजन है उसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो पूरा एरिया है जो इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ से कोई एक पॉइंट तो हमको मिलने से रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, इन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देता है वही आपकी हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट। मिनिमम पूछा है, जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज और मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये जो फिजिबल रीजन आया ये पूरा बाउंडेड है, मतलब पूरा पैक है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट से पूरा पैक है। लेकिन अगर अनबाउंडेड रहता है, यानी कि अगर खुला रहता, मान लीजिए इस तरीके से कि आपकी एक इनइक्वालिटी की लाइन इस तरीके से बन जाती, एक इस तरीके से बन जाती, एक इस, अब यहां से कोई पैक होने के लिए कोई लाइन ही नहीं रहती, तब क्या करना है, तो वो कहानी हम पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे उसको, ठीक है। तो उसकी कहानी मैं लिख दूंगी जो भी रहेगी, और फिर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, एक तो बाउंडेड वाली जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, और एक बनेगी अनबाउंडेड वाली। तो ये जो केस है आपका, ये है बाउंडेड वाला जो थ्योरम नंबर 2 में बताया। थ्योरम नंबर 1 की बात समझ में आ गई कि कॉर्नर पॉइंट उठा के आपको रख देना है आपके फंक्शन में, जो वैल्यू ज्यादा देगा जो पॉइंट, वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन अनबाउंडेड की जो कहानी है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। सब करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं, इसी से मैंने एक चीज और बता दी कि ये केस भी बचा हुआ है, अभी ये भी अपने को पढ़ना है ना, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। तो यहां पर अपन वही लिखेंगे, ऑब्जर्व दैट फीजिबल रीजन क्या है अपना, OABC, और आप देख पा रहे हैं ये बाउंडेड है, ठीक है, OABC इज बाउंडेड, ठीक है। इसीलिए थ्योरम नंबर 1 में जो चीज हमको बोली गई है कि अगर बाउंडेड आता है, इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आपको कॉर्नर पॉइंट का यूज करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। तो कहाँ सॉल्व करूं यार मैं इसको, तो चलो थोड़ा सा इधर कर लूंगी अगर लगी जरूरत तो। नाउ वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक, कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, O है, A है, B है और C है, ठीक। तो इस पर अपन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट टेबल ही बना देती हूँ, वही बेटर रहेगा। बस इतना ही करना है। अगर आपको बाउंडेड रीजन मिल जाता है ना, ये कॉर्नर के पॉइंट उठाओ, फंक्शन में पुटअप करो, जो ज्यादा वैल्यू वो मैक्सिमम, जो कम वो मिनिमम, जो पूछा है वो आंसर कर दो, खत्म। तो अपना फंक्शन है z इक्वल टू 4x प्लस वाई, तो क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, या फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। अब पहला कॉर्नर पॉइंट अपन ले रहे हैं O, 0 0 ओरिजिन, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0 0, तो ये क्या आ गई वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना A, 30 0, यानी x की जगह पे रखा अपन ने 30 प्लस y की जगह पे 0, 4 3 12 120, तो A 30 0 पर आ गया 120, O हो गया, A हो गया, B इसको हटा देती हूँ, B क्या है अपना 20
30, तो 4 इंटू 20 प्लस 30, 4 2 जार 8, 80 प्लस 30, ये आ गया 110। तो बी पॉइंट जो है अपना क्या है 20 30, इस पे अपने को वैल्यू मिल रही है 110। फिर सी है अपना 050, क्या रखना है अपने को 050, तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 50, तो 0 प्लस 50 यानी कि 50, तो ये आ गया 50। अब आप इन सारी वैल्यूज में से देख लो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये तो देखना बड़ा ही आसान है। आप देख पा रहे हैं 120 सबसे बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पर हमको यही पूछा गया था मैक्सिमाइज दिस, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसकी जो आगे की कहानी वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये तो अपन ने रफ किया था। वन 120 किस पॉइंट पर आई है, 30 पर, एट पॉइंट 30। बस बात खत्म, इतना ही करना है, कोई ज्यादा कठिन वाली चीज नहीं है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो क्या बताते हम, 0। समझ में आई बात। तो इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाउंडेड वाला बड़ा ही आसान है, अनबाउंडेड भी बहुत आसान है, सिर्फ उसमें एक छोटी सी चीज ऐड हो जाती है, तो वो हम देख लेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहां पर आपने क्या देखा, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी थी 2 3 4, इनको अपन ने ड्रॉ किया, इनका अपन ने जो सॉल्यूशन था वो फाइंड किया, जिसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन फाइंड करने के बाद हमको ये देखना है कि वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। अनबाउंडेड वाला केस अभी अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो बाउंडेड है यहाँ पर, तब आप देखें कि इतनी सारी वैल्यूज कहाँ तक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होती है ना, उन पर अपन फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, जो ज्यादा वैल्यू हो मैक्सिमम, जो कम वैल्यू हो मिनिमम। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमाइज पूछा था, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू बता दी कि हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट पॉइंट 30। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। अब हम समझेंगे अनबाउंडेड वाली चीज, कि अगर अनबाउंडेड रहता है आपका फीजिबल रीजन तब क्या करना, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहां पर अब अपन ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपने फीजिबल रीजन फाइंड कर लिया और वो आ गया अनबाउंडेड, अभी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, उसमें बाउंडेड रीजन आया था, यानी पूरा पैक था, ठीक, कहीं से भी ओपन नहीं था। अब अगर अनबाउंडेड आ जाता है, यानी कि अगर ओपन है, बाउंडेड नहीं है, पूरा क्लोज नहीं है, उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहली चीज तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो भी कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, जो भी बचे हुए हैं, ओपन टाइप, ओपन तरफ तो ओपन ही रहेगा, लेकिन जहां पर आपको कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ पहले आपको, मान लीजिए इस तरीके से अपना ये XY प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से अपनी एक इनइक्वालिटी अपन ने ड्रॉ करी, इस तरीके से अपन ने दूसरी ड्रॉ करी, और ये इस तरीके से ये तीसरी, ठीक है। तो हमको सॉल्यूशन मिल गया ये वाला पूरा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉर्नर हैं कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बाद उन्हीं में आप देखो कि मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी, जैसा अपन अभी तक करा अपन ने पिछले एग्जांपल में, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए बता रही हूँ, पहले आपको यही करना है, जो आपको बाउंडेड के लिए करना है वही आपको अभी सबसे पहले अनबाउंडेड के लिए करना है। आपने क्या किया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जेड की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली, देख ली उनमें से कि कौन सी मैक्सिमम है। क्वेश्चन में जैसा पूछा है मैक्सिमम या मिनिमम, उस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल m हो गई मिनिमम और कैपिटल M हो गई मैक्सिमम, लेकिन इसको अपन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब तक नहीं बोल सकते, इन दो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो समझे आप, अगर मान लीजिए मैक्सिमम की बात हो रही है तो कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन किस कंडीशन में, अनबाउंडेड के लिए इन पॉइंट्स पर अगर अपन ने कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली तो उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई, अपने को फंक्शन दिया है, इसको अपन उठाएंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले इसको समझ लो। तो अपन ने क्या किया, ये जो है z इक्वल टू ax प्लस बी वाई, ये उठाया, इसको यहाँ पर किया ग्रेटर देन, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई है अनबाउंडेड के हिसाब से जो भी पॉइंट पर, उसको यहाँ पर लिखना है, इसको अपन को ड्रॉ करना है, इसको अपन को यहाँ पर इसकी लाइन ड्रॉ करना है,
और इसका सोल्यूशन निकालना है कहाँ है। और सीधी सी बात है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m, तो यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जिसमें ग्रेटर या लेस के साथ इक्वल हो वो हमारी स्लैक इनइक्वालिटी होती है, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ और सिर्फ लेस देन हो वो होती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप ड्रॉ कर लो, तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, ax प्लस बी वाई इक्वल टू m से ड्रॉ हमने करा। ड्रॉ करने के बाद अगर सॉल्यूशन जो है कॉमन आ गए, मान लीजिए आपने इसको ड्रॉ किया लाइन को और इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई, और मान लीजिए इसके सॉल्यूशन यहाँ पर कहीं मिल गए, तो आप देख रहे हैं आपका फीजिबल रीजन ये पूरा है, और ये जो आपने ax प्लस बी वाई यानी जो फंक्शन है उसको आपने ड्रॉ किया, तो इनके कॉमन सॉल्यूशन आ गए। और कॉमन सॉल्यूशन नहीं आने चाहिए, अगर कॉमन सॉल्यूशन आ गए तो नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आए तो ये जो वैल्यू रहेगी यही आपकी हो जाएगी मैक्सिमम। समझ में आ गई बात, ठीक है। एग्जाम्पल करवाऊंगी, समझ में आएगा, ठीक है। अब मिनिमम का केस जानते हैं कि अगर मिनिमम आती है तो स्मॉल m हमने मिनिमम वैल्यू ले ली, मान लीजिए इन पॉइंट पर हमने कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करी, वो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन कब, अगर इसकी लाइन को हम ड्रॉ करें और कोई कॉमन सॉल्यूशन ना मिले। अब क्योंकि कॉमन मिलता है, कोई कॉमन सॉल्यूशन मिलता है, मतलब वहां पर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो वो मिनिमम कहला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्रेटर देन m था, यहाँ पर लेस देन m है ना। हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फीजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज नो मिनिमम वैल्यू। बस, तो अगर ये कहानी समझ में आई है बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अपन इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अपने पास नोट करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, उससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला जा रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। यानी यहाँ पर हमको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो जरूरत की चीजें थी वो लिख ली। यहाँ पर हमको बताना है मिनिमम वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही चीज कि यहाँ पर सबसे पहले हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। अब वो बाउंडेड रहे, अनबाउंडेड रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फीजिबल रीजन, मतलब जहां पर हमको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फर्स्ट लेट अस फाइंड फीजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2, 3, 4, 5। ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, ये होते हैं हमारे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आप देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे जिससे हमको हमारा फीजिबल रीजन मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं। XY प्लेन ड्रॉ कर लिया, और हमको क्योंकि ये चीज पता है क्लियरली कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इन दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये फिफ्थ के अंदर ही है। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 की लाइन ये है। y एक्सिस जो होता है ये होता है हमारा x इक्वल टू 0, और x एक्सिस होता है हमारा y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि ग्रेटर है दोनों में, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब ये है अपना y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये पूरा जो प्लेन है ये इन दोनों का सोल्यूशन है। अब बाकी जो हमारी तीन इनइक्वालिटी हैं, इनमें जो भी कॉमन आ जाए वो हो जाएगा हमारा फीजिबल रीजन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ये पूरा का पूरा जो है ये हमारी कौन सी इनइक्वालिटी हो गई, फिफ्थ वाली, ठीक, क्लियर। अब अपन आते हैं सेकंड इनइक्वालिटी पे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। तो यहाँ पर अपन पूरा रफ काम करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं सेकंड वाली इनइक्वालिटी। ये क्या है अपना 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। अब अगर इसकी लाइन अपने को ड्रॉ करनी है तो अपन ले लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आप मन से ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं वैल्यू ले रही हूँ वही आप वैल्यू लें, ठीक है। यहाँ तो हमको 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जिससे हमको एक लाइन मिल जाए, ठीक। चलिए x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो 2 × 0 0,
तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, -5 से माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई आ जाएगा 5। मतलब अगर एक्स आप 0 रखेंगे ना तो आपको वाई मिलेगा 5। ठीक, एक्स की प्लेस पर 0 रखोगे, 2 × 0 0, ये खत्म। -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आ गया 5। अब यहाँ पर 1 रख के देख लेते हैं, तो 2 1s are 2, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल। मतलब कि x अगर 1 रखते हैं तो y मिलता है 7। तो ये 2 पॉइंट मिल गए अपने को, 0 5 1 7। लाइन ड्रॉ कर देंगे, x 0 y 5, ये पॉइंट मिल गया, x 1 y 7, ये पॉइंट मिल गया। ये 2 पॉइंट मिल गए, बस इनको ज्वाइन कर देना है, अपने को ये लाइन मिल जाएगी, ये लाइन मिलेगी। बट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ है वो हम देखेंगे। तो पहली वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, लेकिन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन में है कि अपर हाफ प्लेन में है। तो आप एक काम करें, आपको ये चीज पता है कि ये लाइन अगर आगे बढ़ती है यहाँ पर तो इसके लोअर हाफ प्लेन में 0 0 आएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 0 है ये लोअर हाफ प्लेन में, तो इस 0 0 पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में रख के देखते हैं। अगर सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपर हाफ होगा। ठीक, तो हमने लिया पॉइंट 0 0। 0 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, तो यहाँ रखा 0। 2 × 0 0, -0, 0 -0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। तो हमको ये चीज पता है भाई कि ये नेगेटिव वैल्यू है, 0 से तो छोटी रहेगी, तो 0 जो है -5 से तो बड़ा ही रहेगा। मतलब लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लोअर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, लेकिन वो भी कहाँ, सिर्फ इतने इतने एरिया में, इसके नीचे, बट इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसके नीचे का पूरा जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपकी सेकंड वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, ये पूरा एरिया है ना, लेकिन इसके बाहर नहीं, इसके इधर नहीं, इधर कितना भी आप ले जाओ। क्लियर, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी आई मीन जो सेकंड नंबर वाली है वो खत्म हो गई। अब थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड क्या है अपना, 3x + y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो इक्वेशन अपन ले लेते हैं 3x + y = 3। तो x की जगह पे अपन 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 3, और x 1 रखते हैं तो y आ जाएगा 0। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए, 0 3 1 0 रख देते हैं। तो लाइन अपन ड्रॉ करेंगे 0 3 1 0, तो x 0 y 3, ये पॉइंट मिल गया। फिर x 1 y 0, x 1 y 0, ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो ये वाली अपन ने लाइन ड्रॉ करी। अब अपन को ये देखना है कि अपनी ये वाली लाइन है, लेकिन इनइक्वालिटी है ये, इसका सॉल्यूशन कहाँ है, अपर हाफ प्लेन की लोअर हाफ प्लेन। अब आप देखें लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है इसके 0, तो इसमें अपन 0 0 पुट अप करके देख लेते हैं। तो x की प्लेस पर रखा 0, तो 3 × 0 0 प्लस y की प्लेस पर 0, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो क्या 0 0 यानी कि 0 3 से बड़ा होता है, नहीं, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ आ रहा था आपका, लोअर हाफ प्लेन में, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है अपर हाफ प्लेन, यानी कि ये वाला। लेकिन अब फिर से वही बात कि ये जो इतना छोटा सा एरिया दिख रहा है ये आपके यहाँ आ रहा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ये है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ये है। तो इसके इस लाइन के लिए ये वाला सॉल्यूशन हो सकता है ना। लेकिन अब जब अपन फिजिबल रीजन फाइंड कर रहे हैं, यानी सबका कॉमन, तो उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है अपनी तीसरी फोर्थ नंबर की इनइक्वालिटी, 2x - 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसको करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्थ वाली इनइक्वालिटी थी वो हमने उठाई। इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने फाइंड कर ली। x की प्लेस पर 6 रखा तो y मिला 0, x की जगह पर 9 रखा तो y मिला 2। बस इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मिला अपना 6 0 और ये मिला 9 2, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाली इनइक्वालिटी के लिए लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, लेकिन हमको देखना है इसको सॉल्यूशन लोअर हाफ में कि अपर हाफ में। तो आप देखेंगे अगर इसको अपन आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो इसके अपर हाफ में आ रहा है 0। ठीक,
तो अपर हाफ का ले लेते हैं पॉइंट अपन 0 0 0 0 कहाँ आ रहा है, अपर हाफ प्लेन। अगर 0 0 सेटिस्फाई करता है तो अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, अदरवाइज लोअर हाफ। तो इसमें आप रख के देख लीजिए 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो 0 12 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, मतलब अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमको चाहिए फीजिबल रीजन मतलब कॉमन, तो हमको पूरे एक्स वाई प्लेन में ही काम करना है, पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ और बाकी ये जो चीज़ है ये भी मैं हटा देती हूँ ना। सो अब हमको पता चल गया कि भाई हमारा, क्योंकि देखिए इन तीनों को ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, सभी को ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर हमको एक बाउंडेड रीजन नहीं मिल रहा है जैसे हमको अभी पिछले एग्जाम्पल में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कॉर्नर पॉइंट वाला काम करेंगे। ये पॉइंट मिल रहा है आपको, कॉर्नर ये मिल रहा है, यानी ये इतना, ये और ये इस तरीके से, ये और ये आपका फीजिबल रीजन है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और इस लाइन से इधर, ये आपका है फीजिबल रीजन, मिल गया। लेकिन अब क्योंकि ये अनबाउंडेड है, पैक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कितने सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉर्नर पॉइंट अपने पास अवेलेबल हैं अभी की डेट में 1 2 3 4, इन कॉर्नर पॉइंट पे हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक ठीक है ना, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे ठीक है, हमने क्या देखा कि जो फिजिबल रीजन आया है ये तो बाउंडेड है ही नहीं, अनबाउंडेड है। तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि जो भी कॉर्नर पॉइंट है उन पे तो अपन वैल्यू फाइंड कर ही लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट है उन पे z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स एक हो गया ये अपना a, ये वाला हो गया b, ये वाला हो गया c और ये वाला हो गया d। ठीक, तो कहाँ पर फाइंड करें, यहीं पर कर लेते हैं। ये अपने हो गया कॉर्नर पॉइंट, अपने को क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करना है। z क्या है अपना, -50x + 20y। तो पहला पॉइंट है अपना 0 5, वैल्यू फाइंड करेंगे तो x0 ये पूरा 0। ठीक है, 20 इंटू 5 100, तो ये आ गया 100। ठीक, 0,3, तो x की जगह पे 0, ये पूरा 0, यहाँ आ जाएगा 3, 20 इंटू 3 60, फिर 1 0, यहाँ पर 1 आएगा, 50 इंटू 1 -50, फिर 6 0, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 0 का, तो यहाँ 0 पूरा 0, 6 का मल्टीप्लाई -300। ठीक, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, हाँ यहाँ पर हमसे पूछा था मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो z है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, तो आप देख पा रहे हैं जो नेगेटिव वैल्यू होती है जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो -300 जो रहेगा ये सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी। लेकिन हम इसको मिनिमम कब तक नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है और अनबाउंडेड रीजन को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा थोड़ा अलग होता है। तो क्योंकि यहाँ पर मिनिमम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप एक काम करिए, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगी, है ना, आगे का हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि -300 हमको मिनिमम वैल्यू मिली है, बट ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इस फैक्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ax + by, मतलब कि z = जो भी दिया हुआ वो अपन ने उठाया। अब क्योंकि मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है इसलिए लेस देन, और जो मिनिमम वैल्यू अपने को मिली है वो यहाँ लिखेंगे। अगर मैक्सिमम होता तो क्या करते, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो -50x + 20y इज ग्रेटर देन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100,
इससे अपन चेक करते, इसको अपन ग्राफ करते। समझ में आ रही बात? तो यहाँ मिनिमम बोला है इसलिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी, अगर मैक्सिमम बोला होता तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो हालांकि मिनिमम है तो मैं मिनिमम के लिए सॉल्व करूंगी, इसको मैं हटा रही हूँ, है ना। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और आप देख रहे हैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब डॉटेड लाइन बनेगी ये। और एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सभी जगह हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -5x + 2y इज लेस देन -30। ठीक है, तो ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5x + 2y = -30 लेते हैं अपन। ड्रॉ करना है लाइन तो, ठीक है, लाइन तो चाहिए, ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे अपन इसको। अगर x की जगह पे 6 रखते हैं आप, तो 5 6 30, माइनस का 30 उस तरफ जाके प्लस का 30, 30 माइनस प्लस का 30 माइनस का 30 0, तो y = 0 आ जाएगा, ये आ गया। x की जगह पे 8 रखते हैं, 8 5 40, माइनस का 40 उस तरफ जाके प्लस का 40, 40 में 30 क्या 10, 2 5 10। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट से हम ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लाइन डॉटेड बनेगी, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन होता है तो डॉटेड लाइन बनती है। तो उसको ड्रॉ करते हैं अपन। 6 0 x 6 y 0, तो ये पॉइंट अपने को कॉमन ही मिल गया पहले ही, ठीक है। और x 8 y 5, ये मिल गया पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन। तो हमने हमारी जो इनइक्वालिटी थी उसको ड्रॉ कर दिया, ये वाली। बस इसमें यही एक्स्ट्रा काम करना होता है। इसको हमने ड्रॉ करा। अब ड्रॉ करने के बाद हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। तो सीधी सी बात है यार, अगर इस तरफ सॉल्यूशन निकलता है तब भी कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा ही, और इस तरफ सॉल्यूशन निकलता है तब भी ये जो एरिया रहेगा ये तो कॉमन मिलना ही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर कॉमन पॉइंट आता है तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो यहीं से हालांकि क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि भाई इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ है, इस तरफ है कि इस तरफ है। ठीक, तो ये भी पूरा सॉल्यूशन है आपका फीजिबल रीजन, ये पूरा फीजिबल रीजन है, ध्यान रखना, है ना। चलो, तो यहाँ पर अपन देखें, अगर इस लाइन को अपन इस तरह से बढ़ाते हैं तो जो 0 0 अपर हाफ प्लेन में आएगा, तो इसमें 0 0 रख के देख लो। तो यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 0 इज लेस देन -30। तो क्या 0 -30 से छोटा होता है? नहीं भाई, -30 छोटा होगा 0 से। ठीक है, मतलब अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला जो एरिया है ये इसका सॉल्यूशन है। और आप देखें तो ये जो पूरा एरिया था, ये और ये पूरा आपका फीजिबल रीजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फीजिबल रीजन और ये जो अपन की इनइक्वालिटी थी ये अपन ने अभी जो ड्रॉ करी, इसमें तो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गई बात क्लियरली? बस यही कहानी है, और कुछ भी नहीं करना है। तो बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है आपको, इसको आपको ड्रॉ करना है, देखना है कि कॉमन पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगी जो भी पूछा जाता है, और अगर नहीं आता है तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू हो जाती है। क्लियर? ठीक, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कि क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टिंग ओपन हाफ है और जो फिजिबल रीजन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कॉमन पॉइंट हमको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके कारण जो -300 है ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अब ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अगर पॉइंट कॉमन आपको मिल जाते हैं। तो ये एरिया जो है ये आपके फिजिबल रीजन और जो ओपन हाफ है उसमें कॉमन चीज, कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट, और आई होप कि अनबाउंडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा।
तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जो चैप्टर 12 में आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां अगर ये सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं तो आगे एक्सरसाइज 12.1 हो या 12.2 हो, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने ये जो सारी चीजें हैं आपको समझाई हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।